हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज इस सेशन में हम AS4 से स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने एडवांस अकाउंट को रिवाइज करने की। मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट सारे आपके चैप्टर्स AS रिवाइज करके दे दूं। पैटर्न क्या होगा कि मैं इसमें जो नोट्स यूज़ करने वाला हूँ, क्वेश्चन यूज़ करने वाला हूँ, ये हमारी जो बुक है एडवांस अकाउंट की मास्टर ब्लास्टर, इससे हम डिस्कशन करेंगे। आपके पास जो भी नोट्स है बुक से आप वो रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो क्लास के नोट्स है जो वो रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली बुक चाहिए जिससे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, यू कैन बाय फ्रॉम दी लिंक। ठीक है, सबसे पहले तो लेक्चर को समझना, और कोई भी लेक्चर आप देखो तो उससे रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स भी करनी है। तो कोई भी सेशन होगा हमारा आने वाला या अपकमिंग सेशन फॉर एडवांस अकाउंट और एनी चैप्टर, हम जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आ चुके हैं, उसको भी हम कवर अप करेंगे। ताकि हमें सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, हमें वो एक्सपोजर भी चाहिए कि हम एग्जाम में लिख भी पाए और हमें प्रेजेंटेशन पता हो, हमें कीवर्ड्स पता हो, वी नो द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरी चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं AS4 किसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कंटीजेंसीज सबसे पहला टर्म है जो हमें सीखना है। उसके बाद इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये दूसरा टर्म है। यानी इन दो पॉइंटों के ऊपर ही हमारा ओवरऑल चैप्टर चलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कंटीजेंसी क्या होती है। तो देखो यहाँ पे आप जब ये बुक देखते हैं तो सबसे पहले एक चार्ट आता है, AS4 डील्स विथ, AS4 जो डील करता है, पहला इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इससे डील करते हैं। दूसरा है, ये कहता है कंटीजेंसी से हम डील करते हैं। लेकिन कंटीजेंसी क्या होती है उसे जानने से पहले इसने बताया कि कंटीजेंसी एक्सक्लूड, कि कंटीजेंसी में क्या क्या नहीं आता है। ये MCQ तो नहीं है आपके प्रैक्टिकल में अभी, लेकिन MCQ के तौर पे पूछा जा सकता है। और 2 मार्क्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंटीजेंसी में क्या क्या नहीं आता है। सर आपने तो बताया नहीं कंटीजेंसी होता है, बता रहा हूँ ना भाई। ये देखो, कंटीजेंसी के लिए आपका प्रॉपर चार्ट है, वी विल डिस्कस इट। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं कंटीजेंसी में क्या नहीं आता है। तो इन्होंने बोला जी LIC और जनरल इंश्योरेंस, देखो लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, ये आपके कंटीजेंसी के पार्ट नहीं होते। सेकंड, ऑब्लिगेशन अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, कोई भी रिटायर बेनिफिट प्लान चल रहा है जैसे ग्रेचुइटी हो गया, वो भी आपका कंटीजेंसी में नहीं आता। सेकंड, कमिटमेंट अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी लीज कॉन्ट्रैक्ट है लॉन्ग टर्म का, वो उस पर भी कंटीजेंसी अप्लाई नहीं होती। तो ये आपका 1 to 2 मार्क का क्वेश्चन रेडी हो गया कि सर कंटीजेंसी में क्या क्या नहीं आता। क्या एग्जाम में क्वेश्चन इस पर अब तक आया है? नहीं आया है। लेकिन मे बी आप जानते हैं ऐसे को वो कब क्या पूछता है, किसी को कुछ नहीं पता। सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग कि हाँ जी हम तैयार हैं 100% अपने पेरेंट्स के लिए पास होने के लिए। ओके, नो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कंटीजेंसी क्या है। तो कंटीजेंसी को कैसे ऐसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं जी ये कंडीशन है, ये एक सिचुएशन है। इन्होंने क्या बोला कि हम आपको बता रहे हैं एक कंडीशन एक सिचुएशन। ओके, कंडीशन और सिचुएशन किस बारे में, ये है अल्टीमेट आउटकम जो कि निकल कर आने वाला है। अल्टीमेट आउटकम मतलब कि ऐसा होगा आने वाले भविष्य में, या ऐसा हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। ओके, जिसमें हो सकता है आपको गेन हो या फिर लॉस हो। तो कंटीजेंसी का मीनिंग आपने क्या सीखा, ये एक तरीके का कंडीशन है, इवेंट है, सिचुएशन है, जिसमें कि आउटकम निकल के आएगा, या तो इसमें गेन होगा या तो इसमें लॉस होगा। थोड़ी सी बात समझ में आई। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप डाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि हमें ये जानना है कंटीजेंसी क्या है। तो कंटीजेंसी क्या है, एक गेन है, लॉस है, जो कि आउटकम हो रहा है। यानी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी पर्टिकुलर थिंग है जिसकी वजह से हमें आउटकम मिलेगा, उस आउटकम का नाम या तो गेन हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। ओके, अब इसमें जो आउटकम है, आउटकम भी ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, ये भी हो सकता है कि उसकी अकरेंस और नॉन अकरेंस भी हो सकती है। हो सकता है कि वो आउटकम आए और हो सकता है वो आउटकम ना आए, लेकिन जो भी आउटकम आएगा उसमें गेन और लॉस शामिल होने वाला है। ओके, अब एक क्वेश्चन आया यहां पे, एक छोटा सा, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ा होगा, उसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, या फिर आप ये बोलो कि कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये आपने सुना होगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भविष्य में, इन फ्यूचर, इफ देयर इज प्रोबेबिलिटी फॉर एनी एक्सपेंस और लॉस, मेक प्रोविजन फॉर इट, बट इफ देयर इज प्रोबेबिलिटी और कंटीजेंसी, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग गेन और प्रॉफिट्स, सो इग्नोर इट। तो वही लिखा गया है कि अगर गेन होने की संभावना है तो आप क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और वही लॉस होने की संभावना है तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। अब यहाँ पे दो चीजें आए हैं, 1 2, और एक है नोट।
देखो इसको सिंपली वे में चार्ट में जैसा लिखा है ICA ने वैसा आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल करके और बताता हूँ। जब भी आपका एक्सपेंस है या लॉस है, इसमें तीन चीज़ें आप क्लेरिफाई करो। एक है रिमोट। रिमोट क्या बोलता है ऐसे कि जिसके चांसेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। कोई भी चीज़ रिमोट नेचर की है, अगर कोई भी एक्सपेंस या लॉस रिमोट नेचर का है, यू कैन इग्नोर इट। दूसरा है रिजनेबल। रिजनेबल मतलब चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। अगर चांसेस थोड़े से ज़्यादा है तो आप इसे नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे। फिर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आता है कि मान लीजिए रिजनेबल की बात प्रोबेबल है, यानी चांसेस मोर देन 50% है, 50% है कि हाँ ये खर्चा या लॉस होगा ही होगा, तो वहां पे कहता है मेक प्रोविजन फॉर इट। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीजेंसी। ओके, अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है। एक सेकेंड, मैं अपनी बुक भी ओपन कर लूँ। एक्चुअली मैंने बुक्स में ना आपके लिए कुछ नोट्स बना रखे। ठीक, अब इसके ऊपर ये जो हमने पॉइंट पढ़ा, इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन है हमारे पास बुक के अंदर, आप आगे करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए देखते हैं। अ कंपनी हैज फाइल्ड अ लीगल सूट। कंपनी ने क्या फाइल किया, एक लीगल सूट फाइल किया अगेंस्ट द डेप्टर। डेप्टर के अगेंस्ट फ्रॉम होम 15 लाख इज रिकवरेबल, कि भैया उससे ना 15 लाख जो है वो आने वाले हैं। एज ऑन 31 मार्च द चांसेस ऑफ रिकवरी बाय वे ऑफ लीगल सूट आर नॉट गुड एज पर द लीगल ऑप्शन गिवन बाय द काउंसिल। यानी लीगल काउंसिल ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये 15 लाख हमारे डूब जाएंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्या ये लॉस है या एक्सपेंस है? सर ये गेन है, पैसे आना गेन होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, तो क्या प्रॉफिट को बुक करते हैं? पहली बात नहीं। दूसरी चीज़ साफ साफ बोल रखा है कि अभी से हमें पता है कि पैसे डूबेंगे, तो क्या इसके लिए कोई प्रोविजन बनाना चाहिए? इग्नोर इट। यही वो यहाँ पे बोल रहा है। आंसर अगर आप इसका देखते हैं, एक्चुअल रिजल्ट ऑफ लीगल सूट विल बी नोन इन फ्यूचर येट सिचुएशन, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है हमें अभी से पता है। नन रिकवरी फ्रॉम द डेप्टर्स, हमें पैसे नहीं मिलेंगे एग्जिस्ट फ्रॉम द फाइनलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयरफॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी मेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डेप्टर से पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये क्या हो गया, हमें लॉस हो रहा है। अब एक बार आओ कॉन्सेप्ट पे दोबारा से। कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहते हैं, गेन और लॉस। क्या पैसे आने वाले थे? सर पैसे आने वाले नहीं थे, पैसे अब जाने वाले हैं, लॉस होने वाला है। अगर वो पैसे आते तो गेन होता ना, लेकिन अब पैसे नहीं आ रहे तो लॉस हो गया। ओके, तो लॉस हो गया तो हम क्या करते हैं? क्या ये रिमोट है? 15 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट है? नो। क्या चांसेस हैं पैसे डूब सकते हैं? हाँ सर चांसेस तो हैं, लेकिन ये अब रिजनेबल, ये प्रोबेबल है, क्योंकि हमें अभी से पता है काउंसिल के डिसीजन के अकॉर्डिंग कि हमारे पैसे डूब जाएंगे। सो मेक प्रोविजन फॉर इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बुक रखिएगा अपने पास, एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी कम टाइम में सब रिवाइज करने के लिए और क्वेश्चंस करने के लिए। इसके बाद हमारे पास है अगला पॉइंट, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, या फिर हम इसे बोलते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इसमें छोटा सा टाइमलाइन पहले समझो आप, ये टाइमलाइन आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए दिस इज 31 मार्च 2025, ठीक, आपका बोर्ड का, ठीक है, या फिर अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है, अप्रूविंग अथॉरिटी, इन्होंने हमें बता दिया कि लेट सपोज 30 जून को इनका अप्रूवल आ गया, तो इसके बाद वाली जो भी एडजस्टमेंट होगी हम उसे एडजस्ट नहीं करते, पहली बात। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 31 मार्च यानी जैन फेब मार्च, यानी आपको अगर पहले से, एग्जांपल दे रहा हूं, पहले से अगर इंडिकेशन थी, चांसेस थे, सिंबल थे कि ऐसा चल रहा है, और 31 मार्च से बोर्ड अप्रूवल आने तक वो चीज हो भी चुकी है, सो यू कैन बुक इट, यू कैन मेक प्रोविजन फॉर इट, यू कैन डू एंट्री फॉर इट। मतलब आपको बोला जाता है, इसे बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 31 मार्च से, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है मुझे कोल्ड है बहुत हैवी, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलना नहीं जा रहा है, गला हैवी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आपको ये लगेगा कि अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी और हमेशा होंगी, लेकिन हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, हमें अपने पैशन पे फोकस करना है। पैशन पे जितना ज़्यादा आप लगे रहोगे, सक्सेस आपकी होगी। इसलिए मत करो कि मैं जीतूंगा हारूंगा, इसलिए करो क्योंकि करने में मज़ा आता है। व्हेन यू एंजॉय द करेंट मोमेंट यू विल विन डेफिनेटली, ठीक है। ये वाली चीज़ एडजस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे बताया गया दैट अकर, यहाँ पे हम इवेंट की बात क्या कर रहे हैं, दैट अकर बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड यानी 31 मार्च
एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होती है तो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर अप्रूविंग अथॉरिटी ए, इन दोनों से अप्रूवल आ जाता है। तो इस पीरियड को यहाँ पे बात की जा रही है कि एडजस्ट, अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो हम एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि देखिए सर, जो भी इवेंट हो रहा है हो सकता है वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, जो भी इवेंट हो रहा है हो सकता है वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो। इतनी बात क्लियर? ओके। अब इसमें दो चीजें हो सकती है कि जो भी इवेंट हुआ या तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं या तो एडजस्ट नहीं कर सकते। क्या सीखा आपने? जो भी इवेंट हुआ हो सकता है हम उसे एडजस्ट करें, हो सकता है उसे एडजस्ट ना करें। तो एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट क्या है? दोज विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। यानी 31 मार्च तक हमारे पास पहले से पता था कि ऐसा होने की चांसेस हैं, ऐसा होने की चांसेस हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि भैया पहले से चांसेस तो थे ही थे और अप्रूवल आने से पहले पहले वो चीज हो भी गई, तो ये एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा और हम उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसके लिए। कहता है इन एक्स कंपनी लिमिटेड थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ ₹5 लाख बाय द कैशियर इन जैन वाज डिटेक्टेड ओनली इन मई। क्या 31 मार्च पहले से पहले पता था कि पैसे चोरी हो गए? हाँ पता था। द अकाउंट ऑफ द कंपनी वर नॉट येट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, तो अप्रूवल नहीं आया और अप्रूवल आने से पहले यानी मई में हमें पता चल गया है कि पैसे किसने चुराए थे। ठीक है, डिटेक्ट हो गया। ठीक है, डिसाइड वेदर द थेफ्ट ऑफ कैश हैज टू बी एडजस्टेड इन अकाउंट। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? इफ अ फ्रॉड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड डिटेक्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, अगर डिटेक्ट हुआ है बैलेंस शीट डेट के बाद बट बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द लॉस ऑफ अमाउंट 5 लाख। क्योंकि 5 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट है नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, और ये तो साफ साफ दिख रहा है ना हमको कि ऐसा हुआ, तो हम इसको बुक करेंगे। ठीक है, इस लॉस को बुक करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। और इसी का एक भाई ना और है आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में, आप मार्क करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 4th, ये आईसीआई ने कंबाइन करके जुलाई 2021 में आपसे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, इसी एडजस्टमेंट को उन्होंने यूज कर लिया। थेफ्ट ऑफ कैश अमाउंटिंग 4 लाख वाज डन बाय द कैशियर इन द मंथ ऑफ मार्च बट वाज डिटेक्टेड नेक्स्ट डे आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी 31 मार्च का अगला दिन यानी 1 अप्रैल को हैव बीन अप्रूव्ड बाय द नेक्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर्स कीपिंग इन व्यू। तो आपको बताने क्या होगा, तो ये आपका 4th आंसर है, आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, एक ही चीज हम दो बार पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। अ केस इज गोइंग ऑन बिटवीन एबीसी लिमिटेड। एक केस चल रहा है, ठीक है, एबीसी टैक्स डिपार्टमेंट ऑन क्लेमिंग द एग्जाम्पशन फॉर द सर्टेन आइटम्स, कि भैया हमें इन आइटम्स की एग्जाम्पशन चाहिए फॉर द ईयर 1920। द कोर्ट हैज इशूड द ऑर्डर ऑन 15 अप्रैल। कोर्ट ने अपना डिसीजन 15 अप्रैल को दे दिया एंड रिजेक्ट द क्लेम ऑफ द कंपनी, कि भैया हम आपको एग्जाम्पशन नहीं अलाउ करेंगे। अकॉर्डिंग कंपनी इज लाइबल टू पे द एडिशनल टैक्स। कंपनी को इसकी वजह से एडिशनल टैक्स जो है देना पड़ा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड ऑन 31 मई। क्या 31 मई से पहले डिसीजन आ गया? हाँ सर, उससे पहले आया है। तो अब आप देखेंगे कि एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है। तो 31 मार्च से पहले क्या आपको पता था कि केस चल रहा है? हाँ पता था। क्या अप्रूवल से पहले रिजल्ट आ गया? हाँ पहले आ गया। तो दोनों चीज सेटिस्फाई हो गई, तो ये एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा एंड मेक प्रोविजन फॉर इट। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, एडजस्टिंग इवेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ये वाला पॉइंट ना इसमें काट देना, इसमें डबल चीजें हो गई है। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है स्टडी के लिए। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 राज लिमिटेड वाज इशूड बाय अ कंपटीटर्स फॉर 50 लाख फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। इसमें क्या हो रहा है कि राज लिमिटेड है, उनको किसी ने ट्रेडमार्क के लिए केस कर दिया है, 15 लाख रुपए उनसे मांगे हैं। और बेस्ड ऑन द एडवाइस, ये जो एडवाइस थी कंपनीज लीगल काउंसिल, उसके लीगल काउंसिल ने कहा कि भैया केस तो चल रहा है, ऐसा करो 10 लाख का प्रोविजन बना दो। तो उन्होंने 10 लाख का ना राज ने प्रोवाइडेड फॉर अ सम ऑफ 10 लाख इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा दिया कि भैया इतनी हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, ऑन 10th मई द कोर्ट डिसाइड द फेवर ऑफ द पार्टी। तो जिस पार्टी ने केस किया था वो जीत गई और राज लिमिटेड हार गई। ठीक है, ऑफ द ट्रेडमार्क एंड ऑर्डर राज लिमिटेड टू पे द एग्रीड पार्टी और सम ऑफ 14 लाख, कि भैया 14 लाख रुपए और आपको पे करने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट 30 अप्रैल एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑन 30 मई। यानी बोर्ड ऑफ अप्रूवल आने से पहले ही ये चीज़ हो चुकी है। तो इस आंसर में आप क्या बताएंगे कि क्या ये केस पहले से चल रहा था? हाँ पहले से चल रहा था।
तो क्या इसकी पूरी एडजस्टमेंट करनी चाहिए? हाँ जी, पूरी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो जिस तरीके से देखो इसकी प्रेजेंटेशन बेस्ट कैसे होगी, इसकी तरह होगी। आप इस तरीके से आंसर लिखना, ये आपका लेटेस्ट आईसीआई का आरटीपी में 2021 का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन देना बेस्ट रहेगा। तो इसी के साथ हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। आइए एक बार कॉन्सेप्ट पे दोबारा आते हैं। सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, क्वेश्चन के साथ साथ सब क्लियर हो रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मैक्सिमम इसी टॉपिक से आते हैं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है? इवेंट हुआ लेकिन हमें पहले से नहीं पता था, यानी 31 मार्च तक हमें उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैंने क्या बोला? 31 मार्च तक उसकी कोई जानकारी नहीं थी। 31 मार्च तक उसकी कोई जानकारी नहीं थी। पहले वाले में क्या था? 31 मार्च से पहले हमें पता था कि ये चीज़ें चल रही है और उसका असर 31 मार्च के बाद आया, अप्रूवल से पहले। या अप्रूवल से पहले, ध्यान सुनेगा, अप्रूवल से पहले तो पता चला लेकिन 31 मार्च के बाद पता चला, पहले हमें कोई आइडिया नहीं था। तो इस केस में इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है AS1 के अकॉर्डिंग, इम्पैक्ट ऑन गोइंग कंसर्न। आप यहां लिख सकते हैं इम्पैक्ट ऑन गोइंग कंसर्न, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन गोइंग कंसर्न, कि अगर इम्पैक्ट ऑन गोइंग कंसर्न है तो आपको प्रोविजन इसके लिए बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं कि कोई कंपनी का बहुत बड़ा मेजर पोर्शन लॉस में आ गया, ठीक है, या फिर कंपनी डूबने वाली है, कोई ऐसा सूट फाइल हुआ या ऑर्डर आया गवर्नमेंट का जिसकी वजह से कंपनी बंद करनी पड़ेगी, तो अगर गोइंग कंसर्न खतरे में हो गया तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होने के बाद भी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। यही बात देखो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर मटेरियल, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेचर क्या है, इवेंट क्या है, एस्टिमेट करो, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है स्टेटमेंट का, और अगर वो एस्टिमेट लगा सकते हो तो फाइनेंशियल इफेक्ट बताओ, अगर नहीं बता सकते हो तो फैक्ट को डिस्क्लोज करो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें, और यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट एडजस्टिंग इवेंट में बताइए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ, डिस्क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट कर लेना। मुझे कुछ दो नोट बताने, एक है नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 कहता है कि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी 31 मार्च के बाद, आफ्टर, ठीक है। डू नॉट रिकॉग्नाइज इट्स अ लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, इसे आप 31 मार्च की लायबिलिटी नहीं मानेंगे। डिस्क्लोज इन द नोट्स, ये नोट्स तो अकाउंट में शो होगा, दैट्स इट। इसी पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिख लेना, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट्स इन असेट एंड लायबिलिटी of the year for which proposed dividend, या फिर आप लिखो for which dividend is proposed, dividend is proposed। इसमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा अगर proposed dividend है तो उसकी भी एडजस्टमेंट नहीं होती, लेकिन डिक्लेयर डिविडेंड है तो उसे नोट्स अकाउंट में शो करते हैं, डिस्क्लोज इन नोट्स। इस तरीके से हमारा एस फिनिश हुआ। लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, आपके एग्जाम का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। कहता है कंपनी सेंड अ प्रपोजल टू सेल एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपनी ने एक प्रपोजल दिया है कि भैया हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचेंगे 45 लाख की, 45 लाख की, ठीक है, इन मार्च 2021। द बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 30 लाख ऑन द ईयर एंड, यानी 31 मार्च को उसकी वैल्यू 30 लाख की थी, लेकिन हमने खरीदने के लिए कितने का बोला? 45 लाख, मतलब 15 लाख उसको बोल रखा है फायदे पे। हाउएवर द डीड वाज रजिस्टर्ड ऑन 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को इसकी डीड रजिस्टर हुई है। सबसे पहली बात, ये आफ्टर एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग? सर ये नॉन एडजस्टिंग है, क्यों? क्योंकि ये कोई वैसी वाली चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हो। बातचीत चल रही है कि हम खरीदेंगे खरीदेंगे। अब ये खरीदे, अगर मान लो मैंने 10 लोगों से बात कर रखी कि मैं कंपनी खरीदूंगा, तो क्या मैं सबकी कंपनियां खरीद लूंगा? नो ना, किसी एक की खरीदूंगा ना। तो बात चलने से बात नहीं होती। एग्रीमेंट हुआ हो, डीड हुई, कब हुई? जिस दिन डीड हुई, यानी अप्रैल में हुई तो अप्रैल में इसका इंपैक्ट आएगा, मार्च में नहीं आएगा। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसी को आपको डिस्क्राइब करना है। ये रहा आपका आंसर, पढ़ लेना। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज एन नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। यही चीज़ इसके आंसर में बताई गई है। इसके बाद हम करेंगे 8 का थर्ड क्वेश्चन। द टर्म एंड कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी हैव बीन डिसाइडेड बाय द एंड ऑफ द मार्च, कि भैया हम किसी दूसरी कंपनी खरीदेंगे, दूसरी कंपनी खरीदेंगे। क्या ये बातें चल रही है? हाँ जी, ये सर बातें चल रही है। क्या पेपर पे कुछ लिखा? नहीं, ये आपकी अपनी पर्सनल मीटिंग चल रही है। बट द फाइनेंशियल रिसोर्स वर अरेंज्ड इन अप्रैल, अप्रैल में हुआ और इन्वेस्ट हुआ अप्रैल में।
तो क्या अप्रैल में मानेंगे, मार्च में? ऑब्वियसली ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, सेम पैटर्न है, बस पूछने का तरीका अलग कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी डिक्टो सेम है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर लिमिटेड ईयर एंडेड यू कैम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जानकारी मिली है जी 100 लैक्स इन्वेस्ट हो रहे हैं बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी। तो ये सेम वही दूसरी कंपनी को बाई करने वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका आंसर आप दे देंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करना। इसके बाद एक्सेप्शन के लिए मैंने आपको बताया, मैंने एक्सेप्शन आपको क्या बताया, मैंने आपको एक्सेप्शन बताया कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आएगा या फिर वो मटेरियल निकला पॉइंट, तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, अमाउंट, नेचर, जो भी हम डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पॉइंट को डील करता हुआ क्या कहता है, कहता है अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मेजर वेयर हाउस ऑफ ईसीओ लिमिटेड। ईसीओ लिमिटेड का उन्होंने मेजर जो वेयर हाउस था उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय हो गया अर्थक्वेक से। अकाउंटिंग ईयर कंपनी का एंडेड है 31 मार्च को, अकाउंट्स वर अप्रूव्ड ऑन 30 जून, लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक इज एस्टिमेटेड एट 30 लाख। जो लॉस था एस्टिमेट हो रहा है जी 30 लाख। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप 2 की ईएस की वीडियोस और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियोस मैं इसी बुक से सब कराने वाला हूँ। आराम से सिर्फ वीडियोस और इस बुक की हेल्प से आप 60 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और आपने इसके होमवर्क क्वेश्चंस कर लिए, थोड़ी सी रिटर्न प्रैक्टिस कर ली, तो यू कैन इजीली स्कोर अप टू 80 मार्क्स इन एडवांस अकाउंट। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बॉक्स में दिल से एक बार थैंक्स लिखना, ताकि मैं आपको गॉड ब्लेस यू बोल सकूं कि आने वाले अटेम्प्ट में सीए फाइनलिस्ट आप ही बने, ठीक है। कह रहे द लॉस फ्रॉम द अर्थक्वेक इज एस्टिमेटेड 30 लाख, स्टेट विथ रीजन वेदर द लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। देखो पहली बात तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो रहा है, तो इस वजह से हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। देयरफॉर फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption is going concern would have to be evaluated considering that the going concern assumption is still valid. The fact of earthquake together with the estimated loss of 30 lakhs should be disclosed in the reports of approving authority of the financial year. तो इसी के साथ हमारा ये एस जो है खत्म होता है विथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं, तो वो मैंने आपके रिवीजन के लिए रखे हैं, आप इसे अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में और करने में, क्वेश्चंस कर लीजिएगा, चीज़ें सॉल्व कर लीजिएगा, एंड रियली विद इन 20 मिनट्स हमने AS4 कंप्लीट कर लिया है। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, दिल से पढ़िएगा और अपकमिंग सीए फाइनलिस्ट जरूर बनिएगा। ओके, थैंक यू।